तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल भदौरिया जैस क्लास में। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्लास को आप लोगों को शेयर करना है, उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। दोस्तों को सबसे जल्दी शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जय हिंद मंजे, जय हिंद, जय हिंद गणेश, जय हिंद आकाश। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। रोहित जी बढ़िया गुड इवनिंग कर रहे हैं। चलिए गुड इवनिंग बोल देते हैं आपको, लेकिन अभी गुड आफ्टरनून है। चलिए बाकी की सभी चीजें क्लियर करेंगे। हैप्पी लंगई, जय हिंद। चलिए बहुत बढ़िया। अभी तो बात करते हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन ही जल्दी से आपकी स्क्रीन पर डालूंगा और देखिए शाम को आज एक टेक्निकल क्लास ले लेंगे। अभी जो क्लास है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, थोड़ा जीके क्वेश्चंस मोस्टली डाले हैं, तो आप लोगों को क्लियर करना है और ये क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। ऑप्शन है तारापुर, दूसरा केटेनोंग परमाणु संयंत्र, तीसरा कोडनकुमल परमाणु संयंत्र और चौथा अन्य। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे और अपना आंसर देंगे दोस्तों। तो जल्दी से अपना कमेंट्स करके मुझे आंसर दे दीजिए। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए सभी दोस्तों का जल्दी से कमेंट्स भी आ रहा है और मैं जल्दी से चेक कराऊंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट है तारापुर परमाणु संयंत्र और मैं क्लियर करा दूंगा। चलिए देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चुनेंगे हम और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? आपको बताना है जल में विलेयता, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता या सभी। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में नहीं होता है। तो जल्दी से कमेंट्स करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आपको आंसर देना है, सेकंड नंबर का आंसर और जल्दी से कमेंट्स करना है। बहुत बढ़िया जगदीश काकली जी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मैं चेक कराऊंगा जल्दी से और आगे बढ़ेंगे। ओनली ऑप्शन डी सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ऑप्शन ए और डी दोनों। तो आपको जल्दी से कमेंट्स करके बताना है और कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों। चलिए फ्यूचर पॉजी अनीश कुमार जी बिल्कुल करेक्ट है। राहुल कुमार कबड्डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चेक करेंगे होगा। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लैंड या लंदन के नाम से भी जानते हैं, आप लोग समझेंगे। तो आप लोगों को समझना है इसमें इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स मोस्टली तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो वो देखिए, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो आपको जल्दी से कमेंट्स करना है निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी एल्कीन। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। तो जल्दी से आपको क्लियर करना है और जल्दी से कमेंट्स करके अपना आंसर देना है। तो आपको ये सभी चीजें जल्दी से क्लियर करनी है। तो निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट्स करेंगे सभी दोस्त। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? और देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी के, कि आप लोगों को मालूम है कि ग्रेफाइट इज अ करेक्ट आंसर। तो मैं जल्दी से चेक कराऊंगा और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको आज 50 क्वेश्चन के लिए साथ में रहना है मेरे, और आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी है। तो निम्न में से विद्युत का सुचालक जो है वो ग्रेफाइट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को ध्यान में देना है ये सारी चीजें और क्लियर करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगरा शहर को किसने बसाया? आपको बताना है सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने या शाहजहां ने। तो आपको जल्दी से कमेंट्स करके बताना है आगरा शहर को किसने बसाया था। तो ए बी सी डी जो भी आपको अच्छा लगता है जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट्स करेंगे, आगरा शहर को किसने बसाया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है रुचि जादौन, बिल्कुल करेक्ट है सिकंदर लोधी। देखिए आगरा शहर को बसाने वाले जो थे वो सिकंदर लोधी थे। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, तो आपको याद रखना है आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। और राजधानी बनाया था अकबर ने। आगरा को राजधानी किसने बनाया? सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने आगरा को राजधानी बनाया? तो अकबर। अगर क्वेश्चन आएगा आगरा शहर किसने बसाया, तो सिकंदर लोधी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आगरा का किला किसने बनाया? तो शाहजहां ने। ऐसे करके 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्लियर करने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? आप बताइए मुझे, हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट, सभी। तो जल्दी से ऑप्शन देंगे ए बी सी डी, जो भी आपको अच्छा लगता है जल्दी से क्लियर करेंगे। और गणेश सूर्यवंशी की भी बात मानेंगे। सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो प्लीज एक लाइक तो करते रहे। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है?
चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है वो कार्बन के अपर रूप के तौर पर जाने जाते हैं, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं, आपको बताना है। पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद या महाभारत। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी आपको अच्छा लगता है जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं, पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद, महाभारत। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, गोलू सिंह जी, गणेश सूर्यवंशी, राजेश, राजेंद्र, नीलेश, गणेश, मैथिक, हनी, रूपेश चौहान, सभी लोग बिल्कुल करेक्ट है, मुंडकोपनिषद। तो अपन को याद रखना है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, आपको बताना है। मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल, प्रोपेनॉल। कमेंट्स करेंगे निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगता है जल्दी से आंसर देंगे। चलिए जल्दी से आंसर देंगे आप, निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल, प्रोपेनॉल। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे, जल्दी से कमेंट्स करेंगे। देखिए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, वो होगा आपका एथेनॉल। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी हायरोग्लाइसिफिक्स। तो अपन को जल्दी से क्लियर करना है ऑप्शन ए बी सी डी, और जल्दी से मुझे कमेंट्स करके अपना आंसर देंगे सभी लोग। चलिए बताइए अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए क्लियर कराते हैं जल्दी से। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ब्राह्मी लिपि। तो मैं चेक करा देता हूं जल्दी से, आप लोग कमेंट्स करिए मोस्टली लोग, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें चैनल को, ये आपका काम है, आप करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डालता हूं आपकी स्क्रीन पर, तो आपको याद रखना है कार्बन क्या है, आपको बताना है। अधातु, धातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों, कार्बन क्या है, अधातु, धातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। एबीसीडी ऑप्शन है आपके सामने, और जल्दी से आपको कमेंट्स करना है। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोहित। चलिए मैं जल्दी से क्लियर करूंगा। देखिए कार्बन अधातु होता है मोस्टली, अगर हम बात करें तो ये कभी कभी अगर अधातु ऑप्शन में ना मिले तो हम इसे उपधातु के तौर पर भी जान सकते हैं, क्योंकि कार्बन में वही गुण मौजूद हैं जो धातु और अधातु दोनों के होते हैं, इसीलिए इसे उपधातु कहते हैं। तो आपको आंसर तो अभी यहाँ पे अधातु दिया इसलिए ये करेक्ट है, लेकिन अगर कभी अधातु ना मिले ऑप्शन में तो फिर आप क्या लगाएंगे, तो फिर उपधातु लगाएंगे, करेक्ट भी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, आपको बताना है। असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो कमेंट्स करिए जल्दी से ऑप्शन ए सी डी, जल्दी से कमेंट्स करेंगे, टाइम है अभी। हाँ, कितना टाइम लगेगा इसमें? टाइम लगेगा, ठीक है, आज मैं क्या बजेगा? फोन से बात करता हूँ आज के। 30 को, ठीक है पक्का। है ना? ठीक है चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से क्लियर करना है और हम जल्दी से क्लियर करेंगे। तो यहां पर जो आंसर्स होगा, तो बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो आपको बताना है कि ये यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा असम का। तो बिहू जो एक नृत्य है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा असम, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है बताइए। 391 केल्विन, 334 केल्विन, 351 केल्विन या 111 केल्विन। तो आपको जल्दी से कमेंट्स करके बताना है दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे, आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना है, तो जल्दी से कमेंट्स करना है। चलिए कमेंट्स करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, जल्दी से चेक कराएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स बताएंगे जल्दी से। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए चेक कराते हैं, 334 केल्विन आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? आपको जल्दी से कमेंट्स करना है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जल्दी से क्लियर करेंगे दोस्तों। चलिए आप लोगों को जल्दी से कमेंट्स करके बताना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है, तो जल्दी से कमेंट्स करें। बहुत बढ़िया गणेश जी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चेक करेंगे जल्दी से। देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, तो याद रखना तमिलनाडु इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालेंगे और वो देखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, बताइए चांदी, तांबा, सोना, इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से कमेंट्स करें। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? आपको जल्दी से कमेंट्स करना है दोस्तों, और जल्दी से कमेंट्स करके बताइए मुझे। तो आपको बताना है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, और जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है चांदी। चांदी इज करेक्ट आंसर। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? बताइए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेखित किसने किया था? तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी। चलिए बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस इज अ करेक्ट आंसर। चलिए चेक कराएंगे, आगे बढ़ेंगे। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? बताइए संवहन, विकिरण, चालन, प्रकीर्णन। ऑप्शन ए बी सी डी आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? बताइए संवहन, विकिरण, चालन, प्रकीर्णन। कमेंट्स करेंगे। ओके बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संवहन। तो जल्दी से चेक कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को चुनना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? बताइए आप, नई दिल्ली में, लंदन में, बंबई में, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट्स करके जल्दी से बताएंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था। ओके चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप सभी दोस्त, और जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे। देखिए मंजेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि गोलमेज सम्मेलन जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों ही हुए थे वो लंदन में ही हुए थे। तो आपको याद रखना है प्रथम, द्वितीय या तृतीय कोई भी हो, कहां हुए थे? लंदन में हुए थे। तो आपको याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? आपको बताना है ईथर, बेंजीन, पारा, पानी। कमेंट्स करेंगे दोस्तों। तो निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा बहुत अच्छा चालक है ऊष्मा का? आपको बताना है ईथर, बेंजीन, पारा, पानी। देखते हैं कितने दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट है गणेश सूर्यवंशी जी, बिल्कुल करेक्ट है आप। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। चलिए तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, पारा। पारा एक धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपको याद रखना है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुएं होती हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को। तो जल्दी से दोस्तों क्लियर करेंगे और अपना आंसर देंगे। तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आपको कमेंट्स करना है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं जल्दी से चेक करूंगा, सरदार पटेल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपके। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, आपको याद रखना है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, वाष्पन, गलन, क्वथन, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे आप। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मैं चेक कराऊंगा जल्दी से। हैप्पी जी बिल्कुल करेक्ट हैं आप। तो यहां पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो गलन इज अ करेक्ट आंसर है, आप लोगों को समझना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालता हूं कि महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? आपको बताना है। तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। तो आपको क्लियर करना है ऑप्शन ए बी सी डी। तो आपको जल्दी से क्लियर करना है। तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? जल्दी से कमेंट्स करिए दोस्तों सभी। चलिए जल्दी से क्लियर करेंगे आप सभी दोस्त। चलिए मैं क्लियर करा देता हूं आप लोगों को। तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर करने वाले गणेश जी बिल्कुल करेक्ट है आप। देखिए चर्चिल इज अ करेक्ट आंसर। तो चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर, ऐसे ही करके पूछा जाता है आपसे। तो याद रखिए, अगर कभी पेपर में आता है तो आपको क्लियर करना है कि महात्मा गांधी को अर्धनर फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप। आगे बढ़ेंगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद रखिए और बताइए आंसर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, पिघलना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों।
बहुत बढ़िया सौरभ पटेल, हैप्पी, राहुल, गणेश ठाकुर, सौरभ, गणेश, शिवानी, सभी लोग करेक्ट ही हैं। तो ऑप्शन ए देने वाले सभी बंदे करेक्ट है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इज अ करेक्ट आंसर। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? वर्नॉन शॉ, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगता है आंसर बताइए। चलिए, तो महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि महात्मा गांधी सबसे ज्यादा प्रभावित थे लियो टॉलस्टॉय से, तो आपको याद रखना है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपके लिए। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कमेंट्स करेंगे जल्दी से। संगनन, हिमीकरण, वाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट्स करेंगे ए बी सी डी, जो भी आपको अच्छा लगता है जल्दी से कमेंट्स करके आंसर बताएंगे। तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट्स करेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वाष्पीकरण। चेक कराएंगे जल्दी से, वाष्पीकरण इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बताइए? 1859 को, 1869 को, 1879 को, या 1889 को? तो ऑप्शन ए बी सी डी, आपको जो भी अच्छा लगता है जल्दी से कमेंट करेंगे। संदीप प्लीज, मैं अभी रात में लाइव आऊंगा। अभी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं नहीं ले पाया क्लास। आज से हम कंटिन्यू करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि शाम को आपको टेक्निकल की क्लास मिलती रहे रेगुलर, है ना? तो कोशिश पूरी रहेगी आपकी दोनों क्लासेस चलाने की, ठीक है? चलिए, तो टेंशन ना लें, आज मैं जरूर क्लास लूंगा। चलिए, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था आपको जल्दी से कमेंट्स करना है और आंसर्स भी देना है। और मोस्टली लोगों को आ गए हैं तो मैं चेक करूंगा। 1869 इज अ करेक्ट आंसर। तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था महात्मा गांधी का और 30 जनवरी 1948 को मृत्यु। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है, आपके लिए क्लियर करेंगे। और यहां पर एक और डेट दी गई है 1889 को, तो आपको याद रखना है इस डेट को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो 1889 को किसका जन्म हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनका जन्म हुआ 1889 को। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 को और 1869 को हुआ था महात्मा गांधी का, तो याद रखेंगे। चलिए, संदीप अगस्त में है हमारा एग्जाम, क्लास चलेगी तब तक? जी प्रकाश, रेगुलर चलाएंगे, टेंशन ना लें। एक आर्मी की क्लास डेफिनेटली चलेगी, पूरी साल भर चलेगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, आपको बताना है संवेग, ऊर्जा, ऊर्जा और संवेग दोनों, इनमें से कोई नहीं। कमेंट्स करेंगे जल्दी से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या होता है? आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। ये क्वेश्चन तो शायद आप दोस्तों ने इतनी बार दिया होगा, इतने सारे टेस्टों में बहुत ज्यादा ऊष्मा गतिकी का अगर क्वेश्चन बनते हैं कहीं से भी ऊष्मा का, तो ये क्वेश्चन फेवरेट है सभी का, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं चेक कराऊंगा जल्दी से, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ऊर्जा इज अ करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप सभी दोस्त। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो आपको क्लियर करना है पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता था, तो जल्दी से कमेंट्स करें। चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट्स करिए आप सभी, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? कमेंट्स करें। बहुत बढ़िया प्रकाश कंदपाल जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को ही हम पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे और आपको याद रखना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सॉरी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? आपको बताना है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है? आपको कमेंट्स करना है ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो जल्दी से अपना आंसर देंगे दोस्तों, रैपिड आंसर आना चाहिए आपका। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे सभी दोस्त। ओके, चलिए चेक कराते हैं। देखिए, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, बढ़ती है। देखो, आर्द्रता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप घटाने पर घटती है, हमेशा पढ़ाया है आपको, याद रखेंगे। आर्द्रता से क्वेश्चन कभी भी बनते हैं आपेक्षिक आर्द्रता से, तो ताप बढ़ाने से बढ़ती है और ताप घटाने से घटती है, तो बढ़ाने से बढ़ेगी, तो आपको वही चीजें याद रखनी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ओके, देखेंगे बताएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आपको कमेंट्स करना है। ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, बी सोन, सी गंडक, डी कोशी। ए बी सी डी, जो भी आपको अच्छा लगता है जल्दी से आंसर देंगे। चलिए दोस्तों, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे मुझे कि आपका आंसर क्या होगा। ओके, बहुत बढ़िया प्रकाश,
गणेश बिल्कुल करेक्ट है आप सभी। चलिए मैं चेक करा देता हूं जल्दी से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, स्वर्ण रेखा इज अ करेक्ट आंसर। तो याद रखिए स्वर्ण रेखा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बताइए। अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है मुझे। तो जल्दी से कमेंट करेंगे ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए सभी का बिल्कुल करेक्ट है, अंधेर इज करेक्ट आंसर। तो चलिए चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? आपको बताना है वॉटसन, मूलर, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? एबीसीडी जो भी आपको बेस्ट लगता है आंसर दीजिए जल्दी से दोस्तों। ओके चलिए जल्दी से आंसर देंगे, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है। मैं क्लियर करूंगा जल्दी से। देखिए मेंडल इज अ करेक्ट आंसर, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ग्रिगोर जॉन मेंडल। तो ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है बताइए आप, जल में, वायु में, निर्वात में, इस्पात में। तो ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको बेस्ट लगता है आपको आंसर देना है और जल्दी से अपना कमेंट्स करके बताना है मुझे। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट्स करिए, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। बहुत बढ़िया सौरभ पटेल जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके, और जल्दी से आंसर्स भी आया है, जल्दी से चेक कराएंगे। इस्पात इज अ करेक्ट आंसर। तो मोस्टली ध्वनि की चाल जो सर्वाधिक होती है वो किस में होती है? इस्पात में होती है, इज अ करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम, राइबोसोम, आरएनए, इनमें से कोई नहीं। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किस में होता है? एबीसीडी आपको जल्दी से कमेंट्स करना है, क्रोमोसोम, राइबोसोम, आरएनए और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट्स करें दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए मैं क्लियर कराऊंगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, क्रोमोसोम। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन पूछा गया है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा क्रोमोसोम गुणसूत्र, मोस्टली आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ डीएनए होता तो वो हमारे लिए बेस्ट होता, लेकिन डीएनए है नहीं, तो क्रोमोसोम हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, याद रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? आपको बताना है, ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। कमेंट्स करेंगे ऑप्शन एबीसीडी, देखते हैं कितने दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाते हैं। तो आपको बताना है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट्स करना है, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, तो मैं जल्दी से चेक करूंगा और आगे बढ़ेंगे। सेल इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? बताना है आपको, ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन। कमेंट्स करिए जल्दी से। तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। चलिए परिमाल गुर्जर जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो एक बार मुझे कॉल जरूर करिए, आज आपसे मुझे बात करनी है थोड़ी सी। परिमाल गुर्जर जी मुझे आपसे बात करनी है आज। तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। तो ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन और परावर्तन। आपको ऑप्शन ए बी सी डी मुझे जल्दी से क्लियर करके बताना है। चलिए सभी लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स करेंगे। ओके चलिए मैं चेक कराता हूं। देखिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, तो याद रखिए ध्रुवण इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? बताइए, राइबोसोम में, सेंट्रोसोम में, गोल्गी काइम में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद करना है एबीसीडी, आपको मुझे जल्दी से क्लियर करना है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है आपको जल्दी से क्लियर करना है। जी सौरभ, जल्दी ही करवाने वाले हैं। मैं आज मतलब कल ही करवाने वाला था संडे को, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। हो सकता है मैं आज शाम को या फिर कल शाम को आपकी क्लास लूंगा, टेक्निकल की, फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशल। चलो चलो, मुझे पता है आपका 25 को एग्जाम है, डेफिनेटली करेंगे, टेंशन ना लें। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? अभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी के, राइबोसोम इज अ करेक्ट आंसर। चलिए मैं चेक करूंगा, राइबोसोम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? बताना है आपको, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको अच्छा लगता है आपको जल्दी से कमेंट्स करना है। चलिए ओके संदीप, बिल्कुल करेंगे, कल ही ले लेंगे, और या हो सकता है आज शाम को ही ले लें 100 क्वेश्चन का टेस्ट। चलिए अभी जल्दी से क्लियर करेंगे। ओके मऊ एमआरओ से, एआरओ से हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बात करेंगे, तो बताइए ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? आपको जल्दी से कमेंट्स करना है दोस्तों।
ओके सौरभ, देखेंगे, ध्यान देंगे, अभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत सारे दोस्तों को। परिमाल बिल्कुल करेक्ट है। पार्वती कुमारी बिल्कुल करेक्ट है बेटा, परावर्तन। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालने वाला हूं। परावर्तन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो मुझे बताना है आपको कि जल, खनिज, प्रोटीन, चर्बी। आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। चलिए, तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? आपको डेफिनेटली करेक्ट करके आंसर बताना है। और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ये आपका काम है, आप करिए। चलिए, प्रकाश, परिमाल, सभी लोग करेक्ट है। हैप्पी, बहुत लेट क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, आंसर पता ही नहीं, समझ में नहीं आता मुझे। चलिए, जल इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए चेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, आपको बताना है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का, अपवर्तन का, व्यतिकरण का, परावर्तन का। तो ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी आपको अच्छा लगता है जल्दी से आंसर दें। बोलो आरती, आप क्या पूछ रहे हैं? आपका भी जवाब देंगे, टेंशन ना लें। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है अनुनाद। अगर हम यहां पे बात करेंगे तो अनुनाद इज है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ध्वनि का अनुनाद आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के कारण हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती स्पष्ट, बड़े बड़े असेंबली हॉलों में, टॉकीजों में, तो ये हमें सुनाई नहीं देती अनुनाद के कारण। तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन जो उदाहरण होता है वो भी अनुनाद का होता है, तभी हम उसकी रेंज मिलाते हैं। आपने देखा होगा, 3 ऐसे ऐसे चलता रहता है। जो फिक्स स्टेशन मिल जाएगा तो हमें आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? आपको बताना है। पीतल, ड्यूरालुमिन, कांच, सोल्डर। तो ऑप्शन ए बी सी डी जल्दी से कमेंट करना है आपको दोस्तों। तो तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कमेंट करेंगे जल्दी से। राजन, मे बी शायद 25 अगस्त को आपका एग्जाम हो जाए, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। फाइनल होता है तब पता पड़ेगा। चलिए आगे बात करेंगे। ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? आपको जल्दी से कमेंट्स करके मुझे आंसर बताना है। और देखिए, मैं क्लियर करूं, तांबा और टिन का मिश्र धातु कहलाता है कांसा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको समझना है, यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पीतल में देखिए, आपको मैं बता दूं, पीतल जो है, पीतल में तांबा और जस्ता होता है, सोल्डर में सीसा और टिन होता है, और कांसा में तांबा और टिन होता है। इस तरीके से आपको क्लियर करना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो आपको बताना है मुद्रा प्रचलन से, मनोविज्ञान से, ध्वनि से, या जनसंख्या से। तो आपको जो भी आंसर बिल्कुल करेक्ट लगता है आपको आंसर देना है। एबीसीडी जल्दी से चुनना है, अपना आंसर देना है। बताइए मुझे। आज की क्लास अचानक ही रख दी गई थी, तो बहुत सारे दोस्त कम ही जुड़ पाए हैं। हो सकता है ये शाम तक सब लोग देख लेंगे, लेकिन आज शाम की क्लास स्पेशल होगी, तो ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए, भोलेराम गुर्जर जी हंसे ना, अपना आंसर्स दे जल्दी से। तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है मोस्टली ध्वनि से, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है आपको, ध्वनि इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? आपको बताना है। पारा, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, तांबा। तो कमेंट्स करेंगे, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो जल्दी से कमेंट्स करें। बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन बिल्कुल करेक्ट है, तो जल्दी से चेक कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। ब्रोमीन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखेंगे आप, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? बताइए। स्टील, उपधातु, गन मेटल, सोल्डर। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ओके, क्लियर करेंगे जल्दी से। देखिए, यहां पर सोल्डर जो धातु है, आपको याद रखना है, सोल्डर में सीटी होता है, सीसा और टिन, याद रखेंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपका, सोल्डर धातु, या टांका बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। टांका या सोल्डर एक ही बात है, और इसमें सीसा और टिन होते हैं। चलिए आगे बढ़े। कार्बन का कौन सा बर रूप अधिक कठोर होता है? बताइए। ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, काजल। एबीसीडी आंसर्स आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर देंगे। कार्बन का कौन सा बर रूप अधिक कठोर होता है? तो जल्दी से कमेंट्स करें दोस्त। ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, काजल, कमेंट्स करें। बहुत बढ़िया। देखिए, हीरा इज अ करेक्ट आंसर। तो आप सभी लोग जानते हैं, ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को मालूम ही होगा।
तो मोस्टली हीरा इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? जल्दी से बताइए। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर ऑक्साइड, कुछ नहीं। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। कमेंट्स करेंगे जल्दी से दोस्तों। ओके, जल्दी से कमेंट्स करें। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो आपको याद रखना है, मनवीर सिंह जी बिल्कुल करेक्ट है आप, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिलिका क्या है? उपधातु, धातु, अधातु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्लियर करना है सिलिका क्या है। जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन ए। देखिए अगर आपसे कभी भी सिलिका के रूप से बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा दूं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम SiO2 सिंपल कहते हैं इसका। तो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। तो मोस्टली आपको याद रखना है सिलिका और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर ये बना होता है सिलिका। तो आपको याद रखना है। और सिलिकॉन जो है वो उपधातु के अंतर्गत आती है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, पोलोनियम और एस्टाटिन, और ये कुछ 7 धातुएं होती हैं जिनको आपको याद रखना है। तो सिलिका जो है वो उपधातु, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन वो उपधातु के अंतर्गत आती है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है SiO2, इसीलिए सिलिका में जो होते हैं वो उपधातु के गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे उपधातु लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अधातु भी लगाएं तो हमारा गलत नहीं होता। लेकिन अभी जब हमारे यहाँ पर अगर उपधातु ऑप्शन में नहीं होता, तब हम अधातु को चेक करते हैं। तो इसलिए यहां पर आंसर जो बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, उपधातु। तो याद रखेंगे सिलिका जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में, उसमें उपधातु भी दिया रहता है। तो मोस्टली आप सिलिकॉन को मिलाकर उपधातु लगाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन उपधातु के अंतर्गत आती है। सिलिकॉन ऑक्सीजन के मिश्रण से मिलकर बना होता है SiO2, इसलिए ये उपधातु है। अगर कभी ऑप्शन उपधातु ना मिले तो आपको अधातु लगाना है, ये डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। चलिए जी डेफिनेटली पूछेंगे बेटा, और ये क्वेश्चन आते ही हैं, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुण धर्म को बतलाता है? आपको बताना है। कठोरता, आघातवर्दिता, चालकता, सक्रियता। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। जरा नहीं, बहुत हार्ड आने लगा है आज की डेट में, तो आपको तो अपना लेवल बढ़ाना है। और इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। टेक्निकल की क्लास में टेक्निकल स्पेशल रखेंगे, अभी तो ये GD स्पेशल है। तो मोस्टली आपको तो समझना है कि उसके उनके लेवल के हिसाब से ये बहुत ज्यादा टफ है। चलिए तो अभी क्लियर करेंगे। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो आपको जल्दी से क्लियर करना है, आघातवर्दिता। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर बनेगा, और याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है या पारद है तो इसे क्या कहते हैं? बताइए। पारद मिश्र धातु, आयरन मिश्र धातु, अमलगम या जिंक मिश्र धातु। तो कमेंट्स करेंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे। चलिए कमेंट्स करेंगे जल्दी से। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहते हैं? पारद मिश्र धातु, आयरन मिश्र धातु, अमलगम, जिंक मिश्र धातु। कमेंट्स करिए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को याद रखना है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपका, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालेंगे। लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपको बताना है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस। तो कमेंट्स करेंगे लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन ABCD। चलिए जल्दी से कमेंट्स करेंगे, लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद रखना है यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 15। तो आपको जल्दी से कमेंट्स करके बताना है भारत में कुल कितने राज्य हैं, और जल्दी से कमेंट्स करेंगे दोस्तों। आपको प्लीज क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही करते रहना है। ये क्वेश्चन के आंसर्स भी देने हैं, अपनी आंसर शीट भी भेजनी है मुझे, तो जल्दी से अपनी आंसर शीट भेजेंगे। और आपको नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए
बेस्ट ऑफ लक। मोस्टली जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए कुछ मैराथन क्लासेस भी रखने वाला हूँ जल्दी से, अच्छे क्वेश्चंस की लगातार चलने वाली, तो आपको याद रखनी है और इन क्वेश्चंस के लिए लगातार बनना है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप मेरी क्लासेस रेगुलर ले पाए तो आपको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, चाहते हैं अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप 9669545193 कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे अपना नाम पता लिखकर भेजिए, आप कहां से संबंधित रखते हैं और आप किस बीआरओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं वो आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और आपको लिंक रेगुलर मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आपको ये काम लगातार करते रहना है। 50 क्वेश्चन का टेस्ट था, इसे प्लीज शेयर जरूर करिए दोस्तों को, अपने फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। रात को भी क्लास लेंगे, लेकिन संजय जी, संदीप जी, गणेश जी, नीलेश जी, सभी लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें। अभी जाते जाते क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपका काम है, आप करते रहिए। मेरा काम है, मैं टेस्ट जरूर लूंगा, तो टेंशन ना लें। चलिए तो दोस्तों आप सबसे विदा लेते हैं, आज की क्लास को करते हैं यहीं पर विराम। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार आप सभी को।